बरेली के मतदाता के मस्तिष्क में योगी और मोदी जी की जो छवि है उसके आगे ये सब बातें बौनी हो गई। पूरे देश में बड़े बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है और जो नारा दिया कि अपनी बार 400 पार, तो ऐसा लक्षण नजर आ रहा है वास्तव में 400 पार। जब जहां पर उनकी सरकार बनती तब ईवीएम ठीक होती है। जब उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी तो सब ठीक था, कर्नाटक में बनी तो ईवीएम ठीक था, और जब भाजपा की जहाँ सरकार बनने लगती है तो वहाँ ईवीएम खराब है। बेरोजगारी भी है, अर्ध बेरोजगारी है, या किसी ने इंजीनियरिंग पास किया है और उसको हमने रोजगार दे दिया, जादू सुलभ शौचालय वाला वो है, वहां पर एक केयर टेकर की जरूरत वहां पर लग गया हो जाएगा, तो ये कोई रोजगार थोड़ी, ये रोजगार नहीं है। उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसके हिसाब से उसको काम मिले, उसको रोजगार कहते हैं। नमस्कार। देश में लोकसभा का चुनाव थम चुका है। इस वक्त जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो एग्जिट पोल, आप टीवी पर एग्जिट पोल देख रहे होंगे, और जिसमें इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए गठबंधन है उनका जो रिजल्ट है वो अनुमानित बताया जा रहा है। हम बरेली में मौजूद हैं। बरेली लोकसभा सीट इसलिए भी बहुत चर्चित रही है क्योंकि यहाँ से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार की जगह पर इस बार जिन कैंडिडेट को लाया गया है, छत्रपाल गंगवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण सीट है, इसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री खुद यहाँ चुनाव प्रचार करके गए हैं, रोड शो किया है, सभाएं की। जो रिजल्ट आप एग्जिट पोल के तौर पे देख रहे होंगे, बरेली की अगर हम चुनाव की बात करें, आप कैसे देखते हैं अपना चुनाव? सबसे पहले तो मैं अमृत विचार का परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, लोकप्रिय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने कई बार यहाँ पर प्रवास करके और इसको बरेली को महत्ता दी है, और हमारी सरकार ने भी, प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इसको विशेष रूप से अपने उसमें लिया है। तो मैं सरकार का, दोनों ही सरकारों का, और यहाँ का जो नगर निगम की सरकार है उनको भी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिला पंचायत को भी धन्यवाद देता हूँ। और चुनाव के संबंध में जहाँ तक है तो बरेली की लोकसभा एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीत रही है, और जो जो बातें बरेली लोकसभा के बारे में लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, छल प्रपंच जितने दाव पेच लगाने के हैं वो सब लगाए हैं, और अलग अलग तरीके से मतदाताओं को भ्रमित करने का जो कार्य किया है, उन सबके, इन कुकृत्यों के बाद भी बरेली का मतदाता ने बहुत सही निर्णय लिया है, और वो मोदी योगी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उनसे इतना प्रभावित है कि उनकी सबके छल प्रपंच ये सब जीरो हो गए। मैं जिन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि मैंने चुनाव के बीच में मैंने सुना कि मुझ पर आरोप लगाया गया, उन्होंने पर्चा बसपा का कैंसिल करा दिया। ऐसी बातें बेफजूल की, बेसिर पैर की, कि वो संविधान खत्म हो जाएगा, भाजपा जीतेगी तो संविधान खत्म होगा। और भी नाना प्रकार की ऐसी बातें कि ये तो बाहर के रहने वाले हैं और ये है वो है, क्या होगा यहाँ का, सब मतदाता परेशान होंगे, ऐसी बातों की चर्चा मैंने सुनी थी, और उनका लोगों को मैंने जवाब भी दिया था कि ऐसी कोई बातें नहीं है। बरेली के मतदाता के मस्तिष्क में योगी और मोदी जी की जो छवि है उसके आगे ये सब बातें बौनी हो गई, और मतदाताओं को भ्रमित करने का भरपूर प्रयास होने के बावजूद भी मतदाता बरेली का भ्रमित नहीं हुआ, और उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ में चुनाव में योगदान किया है। और विपक्ष को अभी नतीजा आएगा तो उनको समझ में आएगा कि हमने जो 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 प्रयास कुत्सित किए हैं वो सब क्या नतीजा देख रहे हैं, नतीजे उनको आएंगे सामने। मैं बरेली के मतदाताओं को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ,
अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने सबने पूरी मेहनत परिश्रम के साथ में और मतदान को रुचिकर बनाया और मतदान कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उनकी जो बहुत सारे भ्रम थे उन भ्रमों को दूर किया। हमारी पार्टी ये एक चुनावी टाइम पर काम करने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्षानुवर्ष काम करती है, कार्यकर्ता लगे रहते हैं और समाज के बीच से जुड़े रहते हैं और उनकी छोटी मोटी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं सरकार के माध्यम से उनको करवाने का प्रयास करते रहते हैं। उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हो रही और मुझे लगता है कि कम से कम 60% वोट भाजपा को पड़ने वाला है। जितना मतदान हुआ उसका 60% कम से कम मुझे लगता है कि वोट भाजपा को पड़ेगा। और बाकी लगभग कितने मार्जिन की जीत देख रहे हैं? 1 लाख प्लस का तो मुझे लगता है 1 लाख प्लस पे जाना चाहिए। बाकी जो ओछे तरीके चुनाव में हथकंडे लगाए गए हैं। एक बीच में ये भी बात उठ के आ रही थी कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ जो है प्रचार के लिए आए, मुख्यमंत्री लगातार यहाँ प्रचार में यहाँ आपके लिए सभाएं करते रहे हैं, तो ये नैरेटिव भी, ये अफवाह भी फैलाई जा रही थी चुनाव के बीच में कि ये सीट बरेली जो है वो हार रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इतनी मेहनत की जा रही है। तो इन परिस्थितियों में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी है यहाँ? ऐसा कुछ नहीं था। मुझको पूरा विश्वास था कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की इतनी योजनाएं और उन योजनाओं का इतना प्रभाव है गांव-गांव कि मुझे कहीं पर भी कोई भ्रम नहीं था। क्योंकि मैं भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पूरे जिले में मेरा भ्रमण रहा था, घूमा था मैं, और वहाँ लोगों के बीच में जाकर मैं जो उत्साह देख रहा था उसमें से ही अंदाजा लग के आ रहा था कि ये मतदाता बिल्कुल इनके दिलो दिमाग में मोदी योगी छा गए हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बोले तो बोले क्या। इसलिए कोई संशय का उसका मतलब नहीं था। फिर भी जो विपक्ष था उनको वही बातें फैलाने का अवसर मिल रहा था कि मानवर संतोष गंगवार जी का टिकट काट दिया और उन्हें देना चाहिए था, ऐसे दुनिया भर की बातें, तो वो खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी दुष्प्रचार करने का काम हुआ था। तो वो सब ऐसी कोई बातें थी नहीं। इसलिए मुझको जरा लोगों के बीच में जाकर इन बातों का करना पड़ा। हमारे सारे कार्यकर्ता सबने सहयोग किया। मानवर संतोष गंगवार जी हमारे सारे चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया, जहाँ जहाँ जाने आने का, फोन से, दूरभाष से, और यहाँ पर नगर में भी जो कार्यक्रम पार्टी ने लगाए उन कार्यक्रमों के बीच में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई। तो ऐसी कहीं कोई बातें नहीं थी कि, पर फिर भी जो बातें ऐसी फैलाई जा रही थी उनके निराकरण के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। परंतु मुझे अपने नेतृत्व पर विश्वास था और ये भी भरोसा था कि 40-40 साल तक जिस पार्टी ने मानवर संतोष गंगवार जी को 8-8 बार सांसद बनाया है, और निश्चित ही उनका इतना प्रभाव क्षेत्र है पूरे लोकसभा में ही नहीं है, प्रदेश में और देश में, कि उनके व्यक्तित्व का लाभ पार्टी को मिला है, अभी भी मिला है। उनका पूरा इसलिए हमारे साथ है और उनका आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के बिना तो यहाँ कोई बातों का, चुनाव का कल्पना भी नहीं कर सकते। 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो बहुत ही अप्रत्याशित होंगे। पूरे देश में बड़े बहुमत की भाजपा की सरकार बन रही है और जो नारा दिया कि अपनी बार 400 पार, तो ऐसा लक्षण नजर आ रहा है वास्तव में 400 पार है। विपक्ष अभी भी एक ईवीएम पर जो है आशंका जता रहा है और अपने लोगों से कह रहा है कि कभी कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, अब यही तो उनके पास है मुद्दा बोलने के लिए। जब जहाँ पर उनकी सरकार बनती तब ईवीएम ठीक होती है। जब उनकी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी तो सब ठीक था, कर्नाटक में बनी तो ईवीएम ठीक था, और जब भाजपा की जहाँ सरकार बनने लगती है तो वहाँ ईवीएम खराब है। जहाँ विपक्ष का प्रत्याशी जीत रहा है तो ईवीएम ठीक है।
तो ये उनके पास और कोई चारा भी क्या है बोलने के लिए, बोले तो बोले क्या। उनकी जो कुकृत्य है, जिसको 70-75 साल देश ने झेला है, श्रीमान जी जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला अभी कल परसों बोला, कब बोला कि मैं जरा इनका खोल दूं इनका काला चिट्ठा तो कुछ और हो जाएगा यहाँ पर, ये बात को रोक गए। वो है इनकी कारण, और वो वही प्रधानमंत्री जी को बोलने की आवश्यकता नहीं, देश की जनता जानती है बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने क्या किया है, विपक्ष ने क्या किया है, ये सब है किस औकात के, ये सब समाज जानता है। 4 जून को जो है परिणाम आ रहा है, आप अगर सांसद यहाँ से बनते हैं, बरेली के लिए क्या प्रायोरिटी में आपकी जो है काम रहेंगे? मैं तो पहले तो मेरी प्राथमिकता ही रहेगी सब कार्यकर्ताओं का से जरा बैठ के उनके माध्यम से बहुत सारे विषयों पर जरा चर्चा होगी, क्या क्या अपेक्षाएं हैं, बरेली की क्या क्या संभावनाएं हैं, यहाँ पर आधारभूत संरचना में जिन जो किसी भी उद्योग व्यवसाय के लिए या रोजगार के लिए जो आधारभूत चीज़ों की जरूरत होती है वो लगभग बरेली में है। इससे आगे और कहाँ बढ़ा जा सकता है तो इस पर विचार करेंगे। और निश्चित ही बरेली एक औद्योगिक क्षेत्र रहा है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र रहा है, किन्हीं कारणों से कई कारखाने बंद हो गए। यहाँ पर बिम्को का था, यहाँ टर्पनटाइन थी, यहाँ पर रबर फैक्ट्री थी, बड़ी फैक्ट्री थी, तो ऐसे ये कैंपर फैक्ट्री थी, ये सब धीरे धीरे उद्योग यहाँ पर बंद हुए। सीबीगंज पर मैं बहुत जाना आना मेरा बहुत वर्षों से रहता था, वहाँ पे बहुत सारे लेबर में काम करने वाले लोग रहते थे, उनसे मेरा मिलना जुलना रहता था और अच्छा लगता था वहाँ, पर धीरे धीरे वो सब बंद हुआ है। अब कोशिश करेंगे कि और उद्योग जिनसे लोगों को रोजगार मिले उनको कोशिश करेंगे लाने की। रोजगार एक वाकई में यहाँ बड़ा जो है मुद्दा है, क्योंकि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जो नहीं बन रहा है, अगर बनता शायद तो इस जो रीजन है हमारा पूरा, यहाँ जो है यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सकता था। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे वाकई में आपको भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। रोजगार के लिए कारखाने पर्याप्त जी, मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1 करोड़ तो लगाया नहीं जा सकता, रोजगार नहीं दिया जा सकता, कारखाने लग नहीं सकते इतने, पर हैं वास्तव में बड़ी संख्या में बेरोजगारी भी है, अर्ध बेरोजगारी है, या किसी ने इंजीनियरिंग पास किया है उसको हमने रोजगार दे दिया, जा तू सुलभ शौचालय वाला वो है, वहां पर एक केयर टेकर की जरूरत है, वहां पर लग गया वो जाकर, तो ये कोई रोजगार थोड़ी है, ये रोजगार नहीं है। उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार, उसके हिसाब से उसको काम मिले, उसको रोजगार कहते हैं, जो मेरी समझ में आया छोटी बुद्धि में। और इसलिए सबको नहीं, हमारा नेता तो बोलते हैं हम तुम्हें नौकर बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहे भाई, हम तुम्हें मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। और उसके लिए व्यवस्था है कि मूलभूत आधारभूत चीज़ों को उन्होंने संज्ञान लिया और यहाँ पर काम खड़ा करने में कुछ एक चीज़ें छोटे छोटे कुटीर उद्योग धंधे उनको आगे बढ़ाने का, उनसे बढ़ेगा रोजगार, पर उसके लिए मार्केट चाहिए, उनकी माल की सेल कहाँ हो। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत सारी माताएं मैंने भी देखा गाँव जाकर कि वो अपना कुछ न कुछ कारोबार कर रही, पर उनके सामने जो बातचीत निकल कर आ रही है उसका माल की सेल कहाँ हो, बिके कहाँ, ये बात मैंने अनुभव किया। इन सारी चीज़ों का सरकार भी संज्ञान लेगी और मैं भी कोशिश करूँगा कि मूलभूत चीज़ें, मैं अर्थशास्त्र विषय से जुड़ा रहा हूँ, इसलिए कुछ बातें मेरा खुद भी दिमाग चलता रहता है इन बातों में क्या हो सकता है। बाकी मेरा भाई उद्योग धंधे व्यवसायियों से मेरा तो कभी संपर्क रहा नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ, और आम नागरिक के नाते से आम आदमी की जनजीवन से जुड़ी हुई बातें संज्ञान में मेरे हैं। आम आदमी, आम विद्यार्थी, उसकी समस्याएं मैं समझता हूँ, वो तो तुरंत चाहता है, उसके पास पूंजी नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कैसी करके कोई ना कोई रोजगार 10, 20, 50 हज़ार का नौकरी मिल जाए, इसको ही वो अपना सफिशिएंट मानता है। पर देखेंगे कैसे इसमें क्या हो सकता है।
ये हमारे साथ छत्रपाल गंगवार जी थे, जिन्होंने बहुत सारे जो है मुद्दों पर, सब्जेक्ट पर, जिन पर जो है सवाल उठ रहे थे, उन पर हमारे साथ बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।